बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, जंगों के साए तले ये दुनिया आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं पहले बात हो रही थी एग्रीमेंट, सीज़ फायर, ख़त्म होने वाली है जंग। पाकिस्तान के सालसी किरदार को यकीनन दुनिया में सराहा गया। कतर ने भी बहुत एक्टिव रोल अदा किया। इस वक्त भी बताया जा रहा है कतर एक्टिव रोल अदा कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमले इस वक्त ईरान और अमेरिका में जारी हैं, लग यही रहा है कि ये जंग जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं। नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस का सामना करना है अमेरिका में, उस अमेरिका में जहां उसका वोट बैंक तबाह बर्बाद है, जहां पे उसकी मकबूलियत तबाह बर्बाद है, जहां पे उसको एप्स्टीन क्लास समझा जाता है, जहां पे उसकी स्टेटमेंट्स को मुज़क्काखेज़, फ़नी, उनके अपने सियासतदान अपने सदर को मेंटली अनस्टेबल का वर्ड यूज़ करते हैं, तो यकीनन वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उसको एग्जिट चाहिए। और ईरान ने तो सोच लिया है कि हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, सर कटाने को वो तैयार खड़े हुए हैं। मुकाबला इस वक्त जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुकी है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने तो 100 मिलियन बैरल स्ट्रेट से निकाल लिए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये 100 मिलियन बैरल और भी निकलने हैं, 1000 मिलियन बैरल भी निकलने हैं, बहुत तेल यहाँ से गुजरना है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। ईरान ने अपनी ताकत साबित कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से हमेशा की तरह तेल की कीमतें बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान जो पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों से, बिजली के रेट से परेशान है, मज़ीद अगर ये रेट बढ़ गया तो हमारी परेशानी कहाँ पहुँचेगी वो आप और मैं ही समझ सकते हैं। जिस मुल्क की एलीट हैं शायद वो न समझ पाएँ। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है, खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है, और पाकिस्तान ने हमले भी किए अफ़गानिस्तान में, टारगेट्स को निशाना बनाया दहशत गर्दों के। एट द सेम टाइम इसराइल भी जंग चाहता है। इसराइल गज़ा लबनान में जंगें बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि गज़ा में एक हाउसिंग स्कीम की एक ऐड भी उसने निकाल दी है, जिसमें हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस gwyneth पैल्ट्रो को यूज़ किया उसने, जिसके बाद बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर कि जो 22-23 लाख की गज़ा की आबादी थी उसमें से आपने तकरीबन रिकॉर्ड के मुताबिक लाख के करीब लोगों को शहीद कर दिया। 5 लाख के करीब लोग लापता हैं। जो 15 लाख के करीब लोग वहाँ बचे हुए हैं, उनको भी अब ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। और दुनिया की अरबों की मुसलमानों की आबादी जो इतनी बड़ी है, बिलियंस पे है, वो कुछ नहीं कर रही, तमाशा देख रही है, जिससे मालूम पड़ता है कि हालात क्या हैं। बस चाइना एक है जिसने कहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुआ तो फिर इजराइल नहीं बचेगा। ये अल्लाह का शुक्र है, कोई तो है इजराइल को आंखें दिखाने वाला। एट द सेम टाइम इन जंगों के साए तले पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का बजट आ रहा है। इकनॉमिक सर्वे आपने आज देखा कि वज़ीर ख़जाना एहसन इकबाल साहब और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने मिलकर इकनॉमिक सर्वे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े अहम तरीन सवालात के जवाब दिए। टैक्सेस की डिटेल्स नहीं बताएं, विच आर रियली इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम ये बताया कि GDP हमारा जो ग्रोथ हुई है वो 3.7% है। हमारी जो मईशत है, GDP की लागत $452 बिलियन। पाकिस्तान की इकॉनमी आज $452 बिलियन पे खड़ी हुई है। हमारा टोटल प्रोडक्ट, ये भी कहा गया कि एनर्जी सेक्टर के अंदर बेहतरी आएगी। डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आने वाले साल में प्राइवेटाइज होंगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट पावर सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमीज़ को जितनी प्रॉब्लम है किसी और चीज़ की वजह से नहीं है। सो पावर सेक्टर के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो 5000 अरब से ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब के पहले दिन की तकरीर उठा के देख लीजिए, जब वो वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने इसी पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का जिक्र किया था कि हम इसे कम करेंगे, नहीं कर पाए हैं। बिजली के बिल कम नहीं कर पाए हैं। अब सब्सिडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। कहा जा रहा है स्कीम्स आएंगी। एग्रीकल्चर के लिए एक ज़रखेज़ स्कीम आ रही है, हाउसिंग सेक्टर के लिए स्कीम आ रही है, सैलरीड क्लास के लिए कहा जा रहा है कि कुछ टैक्स ब्रैकेट्स में रिलीफ दी जाएगी को 50 बिलियन रुपीज़ के करीब। लेकिन एट द सेम टाइम जो बड़े मसले हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें कोई ऐसी कोई ऑप्टिमिस्टिक मैं बात करना चाहता तो हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई निशानी नज़र नहीं आ रही कि जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। गौर एजाज साहब की बात दोबारा रिपीट करूँगा, पाकिस्तानियों के $60 अरब बैंकों में रखे हुए हैं, जिससे वो सूद लेके घर चलाते हैं। हुकूमत बैंकों से कर्जा लेके उनको सूद देती है। बैंक मुनाफा बख्श हैं, बाकी सब खसारे में हैं। और ये नंबर्स का गोरख धंधा है बजट, मेरी नज़र में नंबर्स की हेरा फेरी है। यकीनन आम लोग तो इन नंबर्स को देख के गुम हो जाते हैं, घूम जाते हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, हमसे कुछ रिलेटेड है तो बताओ। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट है कि आम आदमी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बड़े लोगों से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब टैक्स के बर्डन में कुछ कमी लाएँ, टैक्स नेट में इजाफा करें। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनसे टैक्स लिया जाए, ना कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं का खून चूस लिया जाए। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी। और आखिर में प्रोग्राम में बात करूँगा मुल्क में निज़ाम अदल की।
जिस मुल्क में अदल का निज़ाम ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। हमें अल्लाह ताला की तालीमात कुरान पाक से हमें यह मालूम पड़ता है कि अदल व इंसाफ का निज़ाम कितना ज़रूरी है। बट सैडली मुल्क का अदल व इंसाफ ऐसा फरसूदा बोसीदा अंग्रेज़ बनाकर देकर गए थे, हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं। अंग्रेज़ों का निज़ाम देखिए, हमारा निज़ाम देखिए। सैडली बहुत सोचने की हमें ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। स्पेशली जब हमने कल देखा ये साने बल्दिया जहाँ 260 लोग ज़िंदा जल गए थे। अल्लाह को यकीनन बहुत वो एक खौफनाक सानिया था, जिसने वो देखा था वो भूल नहीं सकता। और फिर जब उसके दो इस वक्त कल्प्रिट्स जो कस्टडी में थे, एक भोला एक चरिया, 12 साल हो गए उन पे सिंध हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया, बाइज़्ज़त बरी किया गया है। और अब लग ये रहा है खुशियाँ भी बनाई गई हैं। MQM के जो वीडियो वायरल चल रही है सोशल मीडिया पे, उसके मुताबिक MQM के दफ्तर के ऊपर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उनको मिठाइयाँ भी तकसीम की, शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि MQM पाकिस्तान की काविशों की बदौलत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। उन्होंने परसू किया इस केस को, रिसोर्स का इस्तेमाल किया। और अब कुछ ऐसे भी MQM पाकिस्तान के साबिका रहनुमा थे जो रूपोश हैं, अब वो मंजर पे आ जाएंगे कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम्माद सिद्दीकी के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन है, इसमें बहुत सारी मिक्स राय पाई जाती है। कुछ लोग समझते हैं सही हुआ, कुछ लोग समझते हैं गलत हुआ। पूछेंगे अपने मेहमानों से। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं अब मेरे कलीग भी रह चुके हैं, मेरे सीनियर एंकर भी हैं, मसूद रज़ा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अजहर जावेद साहब, हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बन के। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। मेरे साथ मौजूद हैं IR एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन पवर साहब, जो कि जब से ये जंग शुरू हुई है हम रोज़ाना ही उनके व्लॉग्स भी देख रहे होते हैं, उनसे कमेंट्स भी ले रहे होते हैं, उनसे पूछ भी रहे होते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। और माशाल्लाह से जिस तरह वो समझाते हैं, आई डोंट थिंक ही हैज़ देयर इज़ एनीवन एल्स लाइक हिम। थैंक यू मुनव्वर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं मुनव्वर हुसैन पवर साहब आपसे ही। डॉक्टर साहब ये बताइए, जंगों के साए में दुनिया आगे बढ़ रही है, एग्रीमेंट 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 का ड्रामा और फिर हमला। आप इस वक्त जो वॉर की सिचुएशन है उसको कैसे रीड करते हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पवर साहब? को स्पेशली मसूद रज़ा साहब को और उसके साथ आपकी टीम को, देखने वालों को सबको बहुत सलाम। देखिए एक्चुअली इसमें दो चार जो बेंच लाइन्स हैं वो तो ये कि वी आर लिविंग इन अ डिसऑर्डर। और जब मैं कहता हूँ डिसऑर्डर में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इदारे, कवानीन, रिजीम ये काम नहीं कर रहे। अगर ये कर रहे होते तो कम अज़ कम ये क्राइसिस या ये वॉर मैनेज हो जाती। दूसरी असम्पशन ये है कि इन दोनों ममालिक के, बल्कि तीनों ममालिक के दरमियान में, यानी ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान में स्ट्रक्चरल एनिमिटी है और ये चार चीज़ों पर बेस करती है। इनके इदारे मुख्तलिफ हैं, बयानिए मुख्तलिफ हैं, एतकादात मुख्तलिफ हैं, नज़रिए मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा ये ख़त्म नहीं होगी जब तक वो स्ट्रक्चर टूट नहीं जाता, यानी कोई एक स्ट्रक्चर टूट नहीं जाता। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस जंग का जो असल वजह है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी का क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस है। जी, फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस है। ये तीन वजूहात की बुनियाद पर। पहली वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनल इंस्टिंक्ट बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है और उसकी वजह यह है कि जितने फिल्टर्स थे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर उन्होंने एलिमिनेट कर दिए। दूसरी वजह यह है कि नियोकॉन्स के जो यकीन है, परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि वो रोमन एम्पायर से ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर रोमन एम्पायर दुनिया पे रूल कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते। और वो दुनिया की बेनोवलेंट एम्पायर हैं, जहाँ जाएंगे उनको बाजू खोल के वेलकम किया जाएगा। और तीसरी वजह नेतन्याहू हैं, और ये सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, ये इजराइल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मसला है। चाहे नेतन्याहू है या नफ्ताली बेनेट है या उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सब का एक ही नज़रिया है कि वॉर ज़रूरी है इंटरनली इजराइल को इंटैक्ट रखने के लिए और एक्सटर्नल पावर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लिंगर ऑन करेगी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक। और क्या इजराइल ये जो हाउसिंग स्कीम बना रहा है गजा में बना सकेगा पवर साहब? रेजिस्टेंस आती रहेगी, वो बनाता रहे और रेजिस्टेंस रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कि हमास के बारे में कहा जाता है कमज़ोर है, लेकिन उसको डीवेपनाइज आप नहीं कर सके। आपने 80 की दहाई से लेकर साउथ लेबनान पे चढ़ाइयाँ की हैं, लेकिन आप वहाँ पे अपना फर्म कंट्रोल नहीं रख सके। तो वहाँ पे ये सिक्योर नहीं रहेंगे अगर ये बना भी लें।
और मेरा ख्याल ये है कि ये पहली मर्तबा इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल ये हो रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, वो ड्राई डाउन हो गई है। जो रिसेंट सर्वेज आए, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट का हो, प्यू सेंटर का हो, Right, sir. फॉक्स न्यूज़ का हो, वॉल स्ट्रीट हो, सबका एक ही कहना है कि ये इजराइल अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफादात के हक में नहीं है, इसे जान छुड़ाई जाए। करेक्ट। अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान की जो जंग है, उसके बाद पूरी दुनिया कशमकश का शिकार है। इसका जो असर पड़ा है वो सिर्फ उस खित्ते पे नहीं है। अगर आप देखें, यूरोप मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस भी यहाँ पे आ रहा है। उससे कबल जो यूक्रेन वॉर थी उसने कमर तोड़ दी थी यहाँ बरतानिया की मईशत की और दीगर ममालिक की मईशत की, क्योंकि जो एनर्जी जो गैस थी वो थ्रू यूक्रेन आ रही थी, तो वो उसकी भी कीमतें बढ़ गई और उसके बाद एक बहरान पैदा हुआ। अब इस नई जंग ने पूरी दुनिया को मसाइल का शिकार किया और हम ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि अमेरिका हमें यूरोप के अंदर तनहा नज़र आया है। बरतानिया जो उसका एक कलीदी जो इसका पार्टनर था वो इससे हाथ पीछे कर बैठा है। इसी तरह जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, और इसमें पहली बार अमेरिका को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा अपनी किसी पॉलिसी की वजह से, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हुआ कि वो इजराइल के जो इशारों पे चल रहा है। अब इस सारे मामले को लेकर अगर हम देखें तो इसका हल जो निकालने की कोशिश की जा रही थी या ईरान पर जो प्रेशर डाला जा रहा था, एक तरफ तो मुआहदे के तहत इसराइल और लेबनान में भी जंगबंदी होनी थी, लेकिन लेबनान पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी था और जिस पे ईरान ने रिएक्ट किया। और अब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 दिन से अमेरिका भी ईरान के अंदर टारगेट्स को निशाना बना रहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी जंग है जिसका खात्मा दोनों ममालिक तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान तो चाहते हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो। तो इस सिलसिले में वो अपनी जो ओछे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करता रहता है, प्रेशराइज भी करता रहता है। गो कि खबरें ये भी आई कि अमेरिकी सदर ने गुस्से का इजहार किया है। इजरायली जो है क़यादत, उन जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन पे कोई उनके लिए अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जो तोसीब पसंदाना अज़ाइम है अमेरिका के, वो किसी से डके छुपे नहीं। अमेरिका हुक्मरानी करना चाहता है और लेकिन मसला ये हो गया कि इनको जो इस वक्त प्रेसिडेंट मिला है वो किसी मुस्तकिल सोच के हामी नहीं है। Correct. उनकी सोच सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। इसकी वजह से मसाइल को हल करने में वक्त भी लग रहा है। अब अगर हम इसी सिलसिले में अगर देखें, जो अभी एक और ख़बर भी इस सिलसिले में कि जो अभी आपने इसराइली सेटलमेंट की बात की है, यहाँ पर लंदन में एक वीकेंड पे ये एक वहाँ पर ज़मीन की लैंड की सेल के लिए एक एग्जीबिशन होने जा रही थी, हो रही है बल्कि अभी भी, तो जिसके ख़िलाफ़ यहाँ की सिविल सोसाइटी भी उठ खड़ी हुई है कि ये इलीगल कदम है। फ़लस्तीन की जो ज़मीन है उसको लंदन में आप नहीं बेच सकते। तो ये रिएक्शन हमें ये बताता है कि अभी भी लोगों के अंदर ज़मीर ज़िंदा है, लोग बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुजाहरे फ़लस्तीन के हक़ में हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं डाउनिंग स्ट्रीट के सामने से गुजर रहा था, तो वहाँ भी स्टॉप द वार कोएलिशन के ज़रिए तमाम मुजाहरा हो रहा था फ़लस्तीन के हक़ में, ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है उसके हवाले से। तो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है कि अमेरिका तनहा है, यूरोप और दीगर ममालिक इसके इस वक्त अपोजिट खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मसूद, आपका ओपिनियन हुजूर। बहुत शुक्रिया तलत और जावेद भाई को और दोनों मेहमानों के बहुत बहुत सलाम। देखिए तरह ये मामला जो है उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक इसराइल या ईरान अपनी आइडियोलॉजी तब्दील नहीं करते इस वक्त, और ये करेंगे नहीं क्योंकि इनके पीछे जो 2 कुव्वतें मौजूद हैं उनकी जो सोच है वो इस वक्त दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में मौजूद है। अमेरिका पहले से पीस विद स्ट्रेंथ के फलसफे पर कायम है। वो चाहता है कि ताकत जो है उसके पास सारी हो और वो ताकत के बलबूते पर दुनिया में अमन कायम करे। तो अमन का नाम होता है बाहर को अपने जो मफदात में इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इसी तरह चाइना जो है वो कह रहा है कि हमें दुनिया को अगर रूल करना है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉपरेशन के साथ दुनिया में अमन कायम हो सकता है। तो ये 2 वर्ल्ड ऑर्डर है जो इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें से कौन सा प्रिवेल करता है
इस जंग का नतीजा उस पर मुंतशिर है। यानी ईरान जो है वो अब जिक्र होता है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में हमें नजर आ रहा है। क्यों आइसोलेशन में नजर आ रहा है? क्योंकि दुनिया देख रही है कि अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर है, यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जी, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ईरान अपनी सफारतकारी के साथ, चाइना के साथ देख ली। मैं आपको लेके चलता हूँ उस विजिट की तरफ जो चाइना में किया था पुतिन ने। उसके एलानिये में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कही गई थी कि हम दुनिया को वापस वहां नहीं जाने देंगे जहां ताकत पर और जोर जबरदस्ती से दुनिया पर फैसले मुसल्लत की जाती। तो ये फैसले मुसल्लत कौन करता रहा है? कि अमेरिका करता रहा है। चाइना और रशिया ये नहीं चाहते कि अब ऐसी दुनिया की तरफ वापस जाए। और सिर्फ चाइना और रशिया नहीं बल्कि मिड पावर जो है, जैसे अब चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो ईरान हो, कोई नहीं चाहता कि जोर जबरदस्ती के तहत फैसले किए जाए। तो मेरे ख्याल में ये बका की जंग है, वर्ल्ड ऑर्डर की बका की जंग है। इसराइल सेफगार्ड करता है इस खित्ते में अमेरिका के मफादात को, इसलिए अमेरिका और इसराइल एक दूसरे की लाजिम व मंजूर में। अब ये नेक्स्ट ग्राफ नजर आ रहा है इंडिया, इसराइल और अमेरिका का। दूसरी तरफ आप देखें तो एक जीसीसी कंट्रीज में भी एक तफरीक पैदा हो गई है और उसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि सऊदी अरब ईरान के कुछ करीब नजर आ रहा है माजी के मुकाबले में। टर्की, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान की तो मीडिएटर है, पाकिस्तान का कोई झुकाव किसी तरफ जाहिर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपनी माशी जरूरियात के लिए उसका इन्हिसार अमेरिका पर खत्म तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम होता चला जा रहा है और वो उसकी जगह जो है चाइना रिप्लेस कर रहा है उसको। तो मेरे ख्याल में ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब तक कायम नहीं होगा उस तक ये मसला बाकी रहेगा और जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा ये रेजिस्टेंस चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक, आपने जाना व्यूअर्स सबका ओपिनियन इस सिचुएशन पे। बजट जब भी आता है आपको नजर आता है आधा तो शुमार का हेर फेर, ये नंबर वो नंबर, बड़े बड़े टारगेट्स, बड़ी बड़ी बातें, स्कीम्स, सब्सिडीज, टैक्स, बहुत कुछ होता है। लेकिन हकीकतन जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। ये आज की बात नहीं है, पिछले 20 सालों की बात है। मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, मसूद की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मसूद, आप और मैं तकरीबन अब 20 साल या उससे ज़्यादा वक्त हो गया आपको, शायद आप मुझसे सीनियर हैं। बजट जब भी आता है हम प्रोग्राम करते हैं, बड़े नंबर्स डिस्कस करते हैं, ये टैक्स, ये आउटले, ये वो, ये फलां, लेकिन हालात नहीं बदलते। हुकूमत कहती है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 3.7% है, हमारा GDP इस वक्त $452 बिलियन पे खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये नंबर्स की हेर फेर में एक गोरख धंधा है ये नंबर्स का, जिसमें आवाम को हम कंफ्यूज कर देते हैं। रियलिटी में उनके लिए कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ एलीट के लिए होता है। और आपका इस पे ओपिनियन, मसूद रजा? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि अब तो हमें याद हो चुके हैं वो हेड्स जिनको हर दफा दोहराया जाता है और वो बयानात और वो वादे और वो दावे वो सब याद हो चुके हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे, हम गरीबों को सब्सिडी देंगे, इनके लिए हाउसिंग स्कीम शुरू करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन देखिए एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है और ये आम आदमी की समझने के लिए बहुत आसान है। मुल्क का बजट हो या घर का बजट हो, एक आम आदमी का बजट हो या मुल्क का बजट हो, एक चीज तो बड़ी कॉमन है, जितनी आपकी आमदनी होगी उससे कम आपके अखराजात होने चाहिए। पाकिस्तान के जितने भी नंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं, एक कर्जे का पहाड़ मौजूद है और हम कर्जा लेकर अपना कर्जों को का सूद अदा करते हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है। हमारी इस वक्त तकरीबन 40% आबादी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार देगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सरकारी नंबर थोड़ा सा इससे बेहतर है, लेकिन आजाद जरा जो है वो तो 50% तक बात करते हैं। फिर आप देख लें कि हमारे यहाँ इस वक्त क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं और इस रीजन के जो हालात हैं, पिछले साल हमने एक जंग लड़ी है और आगे खतरा है, ईरान में इस वक्त जंग जारी है, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला ठीक नहीं है, दिफा पे हमें खर्च करना है, तो हमारे पास फिर से विंडो ही मौजूद नहीं थी, तो हम सूबों से पैसे वापस दे रहे हैं, तरक्याती बजट को कम किया गया है। ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जो बजट के साथ जुड़े हुए मामला आते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी जो हुकूमती अखराजात हैं, हमारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ब्लीड कर रही है मुसलसल 1000 अरब हर साल का। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर पा रहे। हमारा सर्कुलर डेट का जो मसला है, हर हुकूमत आगे ये बात करती है कि सर्कुलर डेट जो उसको हम मिनिमाइज करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, उस पर हमारा कोई काबू लेंगे। एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ मौजूद है। हम ज़राअत पर टैक्स नहीं लगा सकते जो मुल्क की GDP का 22% है, लेकिन हिस्सा अपना डालता है टैक्स की बदले सिर्फ 1%।
हम ताजिरों से, दुकानदारों से मिन्नत तरन्ने करते रहते हैं। कभी हम ताजिर को स्कीम लेकर आते हैं, Right, काम मसूद। हो जाती है, तो एक दफा हम कहते हैं कि जी 25,000 रुपए जो है वो आप साल के दे दीजिए, अगर आपका जो है वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। तो फिर भी लोग आने को तैयार नहीं है। दरअसल हुकूमतें जब डिलीवर नहीं कर रही होती, जब आप Right. पूरी दुनिया में तेल का क्राइसिस है, लेकिन कहीं पर भी टैक्सेस और लेवी उस हिसाब से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। बिल्कुल हम अपने ठीक। मसाले पूरे करने के लिए आवाम पर बोझ डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। बड़ी डिस्पैरिटी मौजूद है। बजट में भी ऐसा लगता है कि दो पाकिस्तान है, एक इलीट कैप्चर वाला पाकिस्तान है जो कर्ज मिलते ही अपने हिस्सा लेकर अलग बैठ जाता है, और उसकी डेट सर्विस करने के लिए गरीबों की जेब से पैसे निकाले जाते हैं। बिल्कुल। सैलरी तबके के जो टैक्स मौजूद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग टैक्स नेट में है वही मजीद टैक्स देने पर मजबूर किए जाते हैं, और जो टैक्स नेट में नहीं है उनके बारे में आए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ कोई बात नहीं करेगा। मैं तो दुआ करता हूं मसूद वो दिन आए कि जब ईरानी तेल बलूचिस्तान के अलावा बाकी पाकिस्तान के सूबों के अंदर भी ईरानी रेट पे ही मिले। वो पहुंचता तो सारे सूबों में है, लेकिन बिकता पाकिस्तानी के हिसाब से है, होता वो ईरानी है। अल्लाह करे हम सबको सस्ता तेल मिल सके ईरान से। चौधरी अकमल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, हमारे मुआशियात हैं। थैंक यू अकमल साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। चौधरी साहब, आपकी तवक्कुआत, आम आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे, आने वाला साल कैसा होगा? चौधरी साहब, आने वाले साल के हवाले से कोई बहुत ज्यादा आपको उम्मीद नहीं हो। जिस तरह जो है ना पिछले 75 साल से हमें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अगला साल भी जो है वो गुजरेगा, और मेरे ख्याल में मजीद सख्त होने जा रहा है। क्योंकि ऐसा उसमें अभी तक जो नंबर या जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं, उसमें रिलैक्सेशन का आइटम मुझे अभी तक नजर नहीं आया कि किसी टैक्स में कमी की गई हो या किसी इंडस्ट्री को कोई मराहत दी गई हो। या आप देखिए, अगर मुल्क में तो हमारे यहाँ पे टैक्स की जो टैक्स वैसे ही कहा यह जा रहा है कि ये टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी जो है ना वो हम पीडीएल की सूरत में और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आवाम बहुत ज्यादा पैसा दे रही है। अब उसको अगर ये लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और सिस्टमेटिक वे में उस चीजों को ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये होगा कि जो डिसपैरिटी है, डिसबैलेंस है कि अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा और गरीब आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वाकई बिल्कुल दावे हैं। मैं एहसन इकबाल साहब को अभी सुन रहा था, मुझे तो 2000 याद आ गया। 1998 मुझे बीकॉम में हुआ करते थे, उन्होंने 2010 का जो है ना वो विजन लेके आए थे, और उसमें उनका मैंने देखा था प्राइमरी उसका पता क्या वो था जुमला, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। और खुदा की कसम है आज भी इन्होंने वही लफ्ज जो है यूज किया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। अब 25 साल में दो टर्म्स जो है ना वो आप ले चुके हैं, और उसके बाद भी आज आप बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हासिल करनी है। तो मेरे भाई वो कैसे हासिल होगी? ये सारी सोचने की बातें हैं ना। अब अगर हम ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हासिल करने जाएंगे तो उसके लिए तो हमें एफर्ट्स करना पड़ेंगे। इन्होंने अपनी मराहत में, अपनी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर लिया। जजों की, ब्यूरोक्रेसी की, असेंबली की, MP, MNA, वजीर आला, सबकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, और आवाम की जो क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। और नया आप इन्होंने जो गेम खेला है वो क्या है जी? पर GDP पर कैपिटा इन्होंने कर दिया $1700 से $1900, और बड़ा सिंपल सा तरीका है। नीचे जो पॉपुलेशन का फिगर है ना वो इन्होंने कम कर दिया। पॉपुलेशन का फिगर कम करे, पर कैपिटा इनकम कम हो गई। बिल्कुल सही। तो इसीलिए तो हमको गिना नहीं जाता सही तरीके से। चौधरी साहब, वेल सेड, वेल सेड। मैं आपको मजीद वक्त देता, बट आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, मुझे आगे बढ़ना है। अजहर भाई, आपका ओपिनियन सर ऑन द बजट? देखिए, बजट तो कभी भी आम आदमी के लिए खुशी की खबर लेके नहीं आता। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो खर्चे हैं वो कर्ज़ों की सूद की अदायगी में जो है वो हमारे वसाइल जो हैं वो खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो मिसमैनेजमेंट है, ज़ाहिर बात है वो भी एक नुमाया फैक्टर है। और कोशिश तो मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत, जो सियासी हुकूमत है, वो ख़ास तौर पर ये अफोर्ड नहीं करती कि लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। लेकिन जो हालात हैं, वाक़यात हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है, वो हमें यही बता रही है कि कोई हमें बड़ा मुआवजा या बड़ा रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए इस बजट से। बात फिर वही आ जाती है कि जो खर्चे हैं, हुकूमती खर्चे, और ख़ास तौर पर जो अभी जो 1000 अरब। अजहर साहब, मेरा एक छोटा सवाल आपसे पूछना है, मुझे आपसे डायरेक्ट सवाल। आप माशाल्लाह दुनिया को बहुत करीब से देखते हैं। अजहर साहब, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं,
वो अपनी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी में चल रहा होता है, मेड इन इंडिया, टू प्रमोट मेड इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स टू शो ऑस्टेरिटी मेजर्स आल्सो। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो वो लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज, BMW, लैंड क्रूजर से कम कभी चलेंगे नहीं, और कम से कम 50 गाड़ियां होंगी जिसमें से 3-4 ये मर्सिडीज या लैंड क्रूजर्स होंगी। डू यू थिंक इट्स फेयर सर? देखिए, मैं तो खुद इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूँ, लेकिन हमारा मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो चलते ही चलते हैं, नीचे हमारा एक आम असिस्टेंट कमिश्नर अगर उठा के देख ले, वो भी क्या वो एक जो इफेक्ट है हमें नीचे से नजर आता है। हमारा असिस्टेंट कमिश्नर उठाएं, हमारा डीसी उठाएं, हमारा कमिश्नर उठाएं, हमारे जजेस उठाएं जो हाई कोर्ट के, जब हाई कोर्ट के बाहर खड़े हो जाएं। मैं एक दफा ना लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हो गया सर, और वो भी छुट्टी के वक्त। पहले मैं सुबह के वक्त खड़ा हुआ, जितने जजेस आए थे एक गाड़ी उनके आगे थी, एक गाड़ी उनके पीछे थी। यही हाल हमें ब्यूरोक्रेसी में नजर आता है। यही आप एक सूबाई वजीर को उठा के देख लें, उसके साथ भी 2-2, 3-3 गाड़ियां चल रही हैं और आपको पता है कितने वज़र हैं। फिर उसी तरह उसको हम उठा के ऊपर ट्रांसलेट सेक्रेटरीज को देख लें। मतलब ये एक ऐसा कल्चर है कि मैं तो इस हक में हूँ कि ये तमाम सवाए जो 1-2 लोग जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्योंकि इंडिया में इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो जो हमारे पाकिस्तान के हालात है, एक सिक्योरिटी थ्रेट भी मौजूद है। जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो भी जो जिनको वाकई जेन्युइनली थ्रेट हो, उनके अलावा सबकी सरकारी सिक्योरिटी। साने बल्दिया टाउन 260 लोग जलकर खाकस्तर हो गए। हम जानते हैं इसके ऊपर केस हुआ, मीडिया ने बड़ा शोर मचाया, कितने साल केस चला। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से 2 मुल्ज़िमान को रिलीफ मिला, बोला और चरिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे आउटक्राई, सिविल सोसाइटी का ये कहना कि ये कैसा निज़ाम अदल है, क्या ये इंसाफ है कि नहीं, उन लोगों को इंसाफ मिला कि नहीं। और फिर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि MQM रहनुमाओं को लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि ये इंसाफ का बोलबाला हुआ है। मेरे साथ मौजूद है MQM के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के नामवर सियासतदान रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। रऊफ भाई, आप इस केस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मुझसे भी बेहतर, किसी और से भी बेहतर। मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर अपना नजरिया दें कि हुआ क्या ये रिलीफ मिलना चाहिए था, क्या MQM को जश्न मनाना चाहिए था? योर ओपिनियन रऊफ सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कोई मिठाई खाने और खिलाने का वक्त थोड़ी था, ये तो लम्हे फिक्रिया था। देखिए 2012 में तो मैं उस जमाने में वजीर था, मैं वाहिद वजीर था जिसने एहतजाजन इस्तीफा दिया था। वो काफी तफसील है, पेपर पे तो नहीं चल पाएगा। उसके बाद ये मुकदमा जब ये तय हुआ कि जी अब पोलिटिकली तौर पर एक मोटिवेटेड ऐसा मुकदमा बनाया जाए जिसमें MQM को कॉर्नर किया जाए और एक सियासी जमात को अकोमोडेट करने के लिए फिर ये जो मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया जाए, तो ये भी नहीं सोचा गया कि 260 से ज्यादा जिंदा जल जाने वाले शहीदों का ये मुकदमा है। और जनाब ये मुकदमा चलता रहा, 10 बरस गुजरे इस मुकदमे को। तो मुझे तो मेरे तो वैसे ताल्लुक भी नहीं था, वो तो मैं खुद बेल करा के इसमें शामिल हुआ और 800 से ज्यादा मैंने पेशियां इसमें बुक किए। तो मैंने एक चीज वहाँ पे देखी, जज खुद परेशान थे ATC से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे तो बरी किया, लेकिन बाकी इन 2 MQM के कारकुनान को सजा दे दी कि सजाए मौत। फिर वो हाई कोर्ट में अपील हुई, तो फिर फरमाइशी मुकदमा बना, तो फिर मुझे दाखिल कर दिया। फिर वो तो हाई कोर्ट की हिमायत हुआ। अब ये मुकदमा, तो जाहिर सी बात है कि उसी फाइल की हालत ये थी कि जज साहबान जो मुझे कहते थे कि हम तो फाइल उठाते हैं और हमें पता चल जाता है कि मुकदमा झूठा है या सच्चा है, लिहाजा ये मुकदमा तो वैसे ही ड्रेन आउट होना था। और सब ये कह रहे हैं कि ये हक और इंसाफ का बोलबाला है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान को मैं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हक और इंसाफ में फैसला किया। लेकिन 10 बरस के बाद जब इनके पूरे मुल्ज़िमान के पूरे घर बार सब तबाह हो गए, खैर इसके अलावा, लेकिन 260 से ज्यादा शहीदों का को हक और इंसाफ कहाँ मिला है भाई? उनको कौन पूछने के लिए गया है? और मैं ये बार बार अपील कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि देखें कि जो मालिकान है, ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये आग गलती से लगी और फिर गलतियों पर गलतियां होती चली गई। फिर इसको जब पॉलिटिकल बुनियादों पे मुकदमा बना दिया तो असल मामला तो पीछे चले गए। वो जो 260 गरीब आग से झुलस के शहीद हो गए। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं अभी फिर आपके चैनल से कह रहा हूँ
कि इस मुकदमे के अंदर जरा से भी किसी ने विलिंग एंड डीलिंग की तो उसका ठिकाना जहन्नुम के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं मानता से दरख्वास्त करूंगा। रऊफ भाई कह रहे हैं कि हम्माद सिद्दीकी की वापसी की राह हमवार हो गई। यार सबकी वापसी की राह हमवार होनी चाहिए ना यार। ये मतलब है बिलावजह के ऊपर मुकदमा बनाकर पूरी जिंदगी खेल दी गई। तो हम्माद सिद्दीकी की सिर्फ क्या बात है यार, बाकी सारे भी जितने भी मुकदमा बनाए गए वो सब बरी हुए हैं कोर्ट से। तो मैं किसी एक सिंगल आउट की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो मालिकान से कह रहा हूँ कि बाबा तुम कब तक दुनिया से भागते रहोगे, अल्लाह का नाम लो और वापस आओ और पूरी जिंदगी इन 260 से ज्यादा जो गरीब और शहीद हो गए हैं इनकी दिलजोई करो, आके अपनी पूरी जिंदगी कमाओ और इनको अदा करो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे आने वाली नस्लें भी आखिर में नहीं बच पाएंगी और खबरों में नहीं बच पाएंगी। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो वापस आए और आकर इसका कफारा अदा करें। मैं किसी नेगेटिविटी की वजह से बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये दरख्वास्त करूंगा सबसे कि यार ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप मतलब इसके ऊपर ये जजमेंट आने वाली बातें ये दुनिया को पहले दिन से पता था। ये जब ये मुकदमा बनाया गया था तब से लेकर आज तक जजेस साहब मुझसे कह रहे थे कि ये फरमाइशी मुकदमा बने हुए सारे के सारे। तो बात ये है कि आपकी नजर में ये मुकदमा एमक्यूएम को टाइट करने के लिए बनाया गया था, क्या एमक्यूएम टाइट हो गई? यार एमक्यूएम के टाइट हो गए जिन्होंने एमक्यूएम को फारिग करने के लिए पार्टियां बनाई थी, उन पार्टियों को उन्होंने खुद बंद किया। ये एमक्यूएम को टाइट करने के लिए नहीं किया गया था, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड इसलिए था कि एक बड़ी जमात को 2018 के इलेक्शन में लाके जिताना था और उसके लिए स्टेज बनाना था। फिर अपने कुछ लोग लाए हुए थे उनको अकोमोडेट करना था, इसलिए ये बनाया गया। और फिर जाहिर सी बात है कि कोई भी अफसर, जो भी अफसर है कहीं का भी है, वो जब देखता है कि 260 लोग जिंदा जल के शहीद हो गए, मर गए, तो कौन आगे बढ़ के इसको ऑन करेगा या कौन बढ़ गए, तो उनके तो हाथ जलने लगते हैं जब ये फाइल और ये मुकदमा सामने आता है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चले अब ये मुकदमा तो सियासी बुनियाद पे था, तुम बेचारे मुल्जिमान के पूरे घर बार सब तबाह हो गए, उसको तो छोड़िए, वो तो चले अब फैसला आ गया। लेकिन ये 260 के लिए ये बिल्कुल फौरी तौर पे इसकी जितनी भी इंश्योरेंस है वो क्लेम कराई जाए और उन गरीबों की साथ रसीद की जाए। मैं तो कह ही सकता हूँ ना, मैं समझा ही सकता हूँ ना, और क्या कर सकता हूँ मैं। वेल सेड रऊफ भाई, थैंक यू रऊफ सिद्दीकी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सर आपका मौक़िफ़ बिल्कुल बात पाकिस्तानियों के सामने आ गया है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल व इंसाफ बेहतर हो, 260 ख़ानदानों को इंसाफ मिले, गरीब और रईस के लिए इंसाफ बराबर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।